बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 9 के हवाले से। और कल HBL PSL 9 का जो आखिरी मैच था लीग का वो खेला गया और अब क्लियर हो गई है पोजीशन के मुल्तान सुल्तान्स की टीम 14 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, दूसरे नंबर पर 13 पॉइंट्स के साथ पेशावर ज़ल्मी की टीम, तीसरे नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड है, अगरचे उसके भी 11 पॉइंट्स हैं और 11 पॉइंट्स कोयटा ग्लैडिएटर्स के भी हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो नेट रन रेट है वो पॉजिटिव है और कोयटा ग्लैडिएटर्स का अगर आप नेट रन रेट देखें तो वो माइनस में है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अब जो मैच होगा कल, जो कि पहला प्लेऑफ होगा, और कल मुल्तान सुल्तान्स की टीम पेशावर ज़ल्मी के मध्य मुकाबले होगी रात 9 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में। आज आराम का दिन था, खिलाड़ियों ने आराम किया, कुछ ने प्रैक्टिस की और अब सब तैयारी जो है वो कल के लिए है, क्योंकि अगर कल मुल्तान सुल्तान्स या पेशावर ज़ल्मी में से जो भी टीम जीतती है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और फिर जो टीम हारती है उसके लिए एक और मौका होगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच की फातेह टीम से वो मुकाबला करे और फिर फाइनल का फैसला हो जो 18 मार्च को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। तो अब देखते हैं, ये जो 4 टीमें आई हैं इनमें से इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम वो वाहिद टीम है जिसने 2 मरतबा ये टूर्नामेंट जीता है, 2016 और 2019 में, और एक मरतबा पेशावर ज़ल्मी ने ये टूर्नामेंट जीता है 2017 में। उसके अलावा एक मरतबा कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने ये टूर्नामेंट जीता है, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 2019 में जीता है, 2018 में जो है वो टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हुई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड। और फिर इसके अलावा अगर आप देखें इस पॉइंट्स टेबल पर तो इन चारों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है। हम बात करेंगे अब तक जो मैचेस हुए हैं उनके हवाले से, खास तौर पर कल जो मैच हुआ जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को ऐसा लगता है कि नॉकडाउन कर दिया पेशावर ज़ल्मी ने। बिल्कुल यकतरफा मुकाबले के बाद 79 रन से शिकस्त दी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो 186 रन के हदफ के ताक़ुब में थी, सिर्फ 106 रन बनाकर 16वें ओवर की पहली गेंद पर ऑल आउट हो गई। हमारे साथ मौजूद हैं हर रोज़ की तरह पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद। खुर्रम, कल क्या हो गया कोयटा को, अब आप क्या देखते हैं साइकोलॉजिकली कितना कोयटा पर प्रेशर होगा क्योंकि उसे इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलना है? देखिए इकबाल भाई, अगर देखा जाए ना कोयटा के जो कल जो मैच ये हारे हैं ना, इससे पहले जो 2 मैच हारे हैं ना, प्रेशर वहीं से बिल्ड होना शुरू हो गया था क्योंकि आपका जो कप्तान है ना वो परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन एक मैच तो जीते थे जिसमें छक्का लगाया था आंद्रे वसीम जूनियर ने, एक मैच जीते थे। नहीं, वो मैच अच्छा खेला, आखिरी ओवर तक गए, अमूमन वो उस ओवर तक जाना नहीं चाहिए था, गलतियां हुई तो वो आखिरी बॉल तक मैच गया, वरना वो मैच पहले खत्म हो जाता। मगर मेरे वो जो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि कप्तान जब तक परफॉर्म नहीं करेगा टीम उसकी अच्छी नहीं होगी। जितने बाकी तीनों की टीम के कप्तान देख रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं, एक सिवाय कोयटा के कप्तान का, उस पर वैसी प्रेशर बहुत है, फिर उससे परफॉर्म नहीं हो रहा। फिर उनके ऊपर अभी एक सवाल क्या है, मिडिल ऑर्डर वीक और फास्ट बॉलिंग में वाहिद आमिर के अलावा आप किसी पे डिपेंड नहीं कर पा रहे। तनवीर, आप क्या देखते हैं? कप्तान की बात की, अगर हम 6 टीमें थी, अगर उनमें हम देखें तो कप्तानी मोहम्मद रिजवान ने बड़ी अच्छी की, फिर उसके अलावा शादाब खान ने कप्तानी की, और उसके अलावा अगर आप इस पे देखें तो बाबर आजम ने बहुत अच्छी कप्तानी की। तो आप देखते हैं कि रायली रोसो, जिनका सबसे ज़्यादा स्कोर 34 नॉट आउट है HBL PSL में, उनकी कप्तानी की वजह से भी कोयटा की टीम थोड़ी अंडर प्रेशर है। देखिए इसमें तो एक चीज़ क्लियर नज़र आती है कि उन्होंने लगता है कप्तानी का प्रेशर ले लिया, क्योंकि उन्होंने कभी कप्तानी की नहीं, इतना अरसा वो लीग क्रिकेट खेले हैं, वो हमेशा एज अ बैट्समैन खेलते हैं और ठीक ठाक किस्म की परफॉर्मेंस देते हैं। पिछली HBL PSL में कितनी जबरदस्त थी। वो तो ऐसा प्लेयर बना हुआ था कुछ पिछले सालों से, वो जैसे ही अंदर आते थे हम कहते थे ये 60 70 80 100 से कम बात ही नहीं करेगा, इतनी जबरदस्त वो थी। और इस दफा भी पिचेस इतनी बुरी नहीं थी कि वो रायलू रूसो जैसा प्लेयर परफॉर्म ना कर सके। तो कप्तान जो है वो फ्रंट से लीड करना बहुत जरूरी है, इसीलिए पेशावर ज़ल्मी जीत रही है, कप्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रिजवान अच्छा कप्तानी कर रहा है, खुद परफॉर्म कर रहा है, टीम जीत रही है। अब 2 टीमें जो बाहर हुई, शान मसूद कराची किंग्स और शाहीन आफरीदी लाहौर कलंदर्स, देख लें आप, उनके देख लें, कप्तान की परफॉर्मेंस देख लें। जब कप्तान की परफॉर्मेंस नहीं होगी तो वो फिर टीम को देखें, कप्तान की परफॉर्मेंस जब अच्छी होगी वो एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा लड़कों को भी जगाने के लिए
और परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए। जब आपकी अपनी नहीं होती ना तो वो फिर टीम जो है वो बैठ जाती है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन जिस तरह अभी हमने बात की कि कराची और लाहौर दो टीमें जो थी वो आउट हुई इस टूर्नामेंट की प्लेऑफ की रेस से, और दोनों की कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही। लाहौर तो 2 मरतबा की चैंपियन, मुसलसल 2 साल जीती, और कराची की टीम जो है वो 1 साल जीती 2020 में। एक पैकेज हमने तैयार किया है कि लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के साथ क्या हुआ, उनकी परफॉर्मेंस क्यों ख़राब हुई। जी, पैकेज आपने देखा, और लाहौर कलंदर्स में अगरचे फ़खर जमान ने 1 निस सेंचुरी स्कोर की, लेकिन उनके जो सबसे कामयाब बैट्समैन रहे वो साहबजादा फरहान थे, जिनसे विकेट कीपिंग भी कराई, उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की, 2-3 निस सेंचुरियाँ भी बनाई। तो यकीनन लाहौर कलंदर्स को साहबजादा फरहान ने कोशिश की कि आगे लेकर जाएं, लेकिन आखिरी मैचेस में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। अब अगर हम देखें खुर्रम कि लाहौर और कराची अब जिस तरह से आउट हुए हैं, कहते हैं कराची और लाहौर क्रिकेट की नर्सरी है, बड़ा टैलेंट है, लेकिन क्या हो गया, टीम की ड्राफ्टिंग इतनी अच्छी नहीं थी, आप समझते हैं? नहीं, अब पहले दिन से वो तो साफ पता चला था। 3 टीमों की ड्राफ्टिंग में जो पिक्स थी वो तीसरी टीम कौन थी सर? अब जल्मी। अच्छा, पेशावर उनकी बॉलिंग पहुंच गई है वो। नहीं, आइए, कप्तान फ्रंट से लीड कर रहा है और अब बहुत अच्छी कप्तानी कर रहा है। उनकी बॉलिंग पे अभी भी सवालिया निशान है। मिडिल ऑर्डर में उनकी जान नहीं है। वो तो बाबर साइम मुस्तकिल हर मैच में रन कर रहे हैं। ठीक है। फिर जो बीच में वो पावल नाम है, क्या नाम होगा? रॉबिन पावल, वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये अच्छा कर रहे हैं। ये 3 के गिर्द घूम रही है। अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो बॉलिंग में किसी एक बॉलर पर आप ये नहीं बोल सकते कि ये जितवा के देगा। तनवीर, कैसे देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी वर्सेस जो है वो टॉप की टीम मुल्तान सुल्तान, जिस तरह खुर्रम कह रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर में और ख़ास तौर पर पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग रिवॉल्व कर रही है बाबर आजम और साइम अयूब के गिर्द, क्या देखते हैं? प्ले ऑफ में टफ टाइम देगी? हम अगर पीछे मैच में चले जाए पेशावर इस्लामाबाद के, जब एक ही ओवर में या 1-2 ओवर में, अब जब बाबर रन आउट हुआ फिर साइम भी आउट हुए, तो उसके बाद देखें कैसे स्ट्रगल किया पेशावर की। रन देखें ना, बाबर आजम के 9 मैचों में 948। आप ये देखें कि 2 मैच है, 2 प्लेयर है पेशावर ज़ल्मी के और दोनों टॉप में, और इन दोनों की वजह से पेशावर ज़ल्मी एक देखिए वो बिल्कुल ऐसा परफॉर्म हो रहा है ना सर्किल में कि वो तो बिल्कुल ही हावी हो जाते हैं ना दूसरी टीम के ऊपर। मतलब साइम अयूब और बाबर आजम के अलावा बाकी इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। नहीं, इंप्रेसिव नहीं हो रहे। आप लास्ट मैच में भी देखें, रॉबिन पावल ने जिस तरह रन्स किए, और उससे पिछले मैच में भी, पहले भी एक मैच में उसने जो इनिंग खेली थी, उसमें भी आप देखें कि कुछ नहीं करते 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 पेशावर की टीम रन कर ही गई थी, क्योंकि ऊपर से रन बहुत अच्छे हुए हुए थे। और ये दोनों ने पावर प्ले का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। हसीबुल्ला हो गया, कैडमर हो गया, हारिस हो गए, ठीक ये है। तीनों बिल्कुल रन नहीं कर रहे। हारिस को खिलाते हैं, कभी कीपिंग कराते हैं। मसला है ना, विकेट कीपर है, उसके अलावा वो जाते ही नहीं किसी ऑप्शन पे। शायद वो कहते हैं कि ये चला लेता है बल्ले बड़े अच्छे तरीके से, भी तो विकेट कीपर है, उसको लेफ्ट हैंडेड की वजह से भी बीच में लाते हैं कभी कभी कि ये बल्ले बल्ले चला लेता है, शायद उसके ऊपर रन लग जाए, और सर्किल में हम इस पे एडवांटेज लेते हैं कि शायद, लेकिन वो अब नहीं कर पा रहा रन। हम इस वक्त एक ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद से मजीद बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 9 के हवाले से। आज आराम का दिन है और कल पहला प्लेऑफ खेला जाएगा, जो कि मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में रात 9 बजे शुरू होगा। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर्स खुर्रम मंजूर, और उनके साथ मौजूद हैं तनवीर अहमद। इन दोनों से हम बात कर रहे हैं। अब एक नज़र डालते हैं जो अब तक के मैचेस हुए उनमें टॉप बैट्समैन और टॉप बॉलर्स पर। अगर हम टॉप बैट्समैन पर नज़र डालें तो बाबर आजम ने तो, खुर्रम आप तो बैट्समैन है, मैं पहले आपसे पूछता हूँ, सबको पीछे छोड़ दिया, 498, रिजवान के 366 रन, जबकि बाबर एक मैच इनका वॉश आउट हुआ है, 9 मैचों में इनकी बारी आई। फिर वैन डूसन चले गए, 364 रन। उस्मान खान कल नाकाम रहे, जो लग रहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ रन्स करेंगे, 337, 323। इकबाल भाई, बाबर की तो खैर क्लास ही अलग है। स्ट्राइक रेट देखें 148, 148, वो तो क्लास प्लेयर है। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी हो रही है ना, उस्मान खान, सऊद शकील, ये वो प्लेयर हैं जिनको रेट नहीं किया जाता था, और इन्होंने
ब्रिलियंट। लोगों ने कहना शुरू कर दिया उस्मान खान को पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट करें, किसने कह दिया भाई? किसी की मोहब्बत है, अपनी अपनी कर रहे हैं, तो अगर देखें उसका अपना डिसीजन भाई, वो वहां खेलेगा, क्वालिफाई कर गया है, वो यहाँ आया कर गया, हाँ वहां से, और वहां से पूरी दुनिया की लीगों में कंसीडर हो रहा है, वो पिक हो रहा है। वो बांग्लादेश खेला, T10 खेला, फिर D10 खेला जो कतर में होती है, और साइम अयूब के खुरम में साइम अयूब दिखा है माशाल्लाह, ये 158 का स्ट्राइक रेट, साहिबजादा फरहान 266, तो कहने का मकसद ये है कि अपने प्लेयर दिखे, मेन चीज ये। अगर टॉप 10 में अपनी लीग में अपने प्लेयर ना दिखेंगे तो सर वो फिर लीग का मजा नहीं होता। देखें ना तो गैर मुल्की कौन, वैन डूसन है, उसके अलावा कॉलन मंद्रो है, टॉप 2 चेक करें, सिर्फ टॉप 2 चेक करें, बाबर, रिजवान। आप क्या कहेंगे तनवीर, एक तो बाबर के बारे में कि अब तो उसका स्ट्राइक रेट बड़ा इंप्रूव हो गया, 140। तो बाबर ने कल परसों खुद भी एक बात बोली है क्या कि स्ट्राइक रेट उसने बेहतर करने की कोशिश की है, और हुआ भी स्ट्राइक रेट तो ऑलमोस्ट तकरीबन 150 का उसका स्ट्राइक रेट है। और आप जितने भी बैट्समैन देखें, इस सब में ज्यादातर आपको ऊपर के नंबर्स पे प्लेयर नजर हाँ, जो पहले नंबर पे वैन डूसन जो है वो नीचे का प्लेयर है, ठीक है। उसके अलावा शादाब जो है वो चौथे नंबर का है, बाकी सारे देख ले ओपनर या तीसरे नंबर के प्लेयर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने पूरा फायदा जो है वो उठाया। और जो हम बार बार बात बोल रहे हैं कि हर टीम के अंदर हमें मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम नजर आ रही है, इसी वजह से हमें मिडिल टॉप ऑर्डर के बैट्समैन सही नजर। अब हम एक नजर डाल लेते हैं बॉलर्स पर, और बॉलिंग में उसामा मीर जो है वो टॉप पर हैं। उन्होंने कल 3 विकेटें हासिल की हैं और अब उनकी हासिल करदा विकेटों की तादाद 21 हो गई है। अगर आप देखें कि उसामा मीर की 21 विकेटें हैं, मोहम्मद अली की 17 विकेटें हैं, और फिर अबरार अहमद की 15 विकेटें। लेकिन अबरार अहमद का जो इकोनॉमी रेट था 7.8 का, शाहीन आफरीदी की 14, हसन अली की 14 विकेटें हैं, डेविड विली ने अच्छी बॉलिंग की है, 13 विकेटें हैं उनकी, और डेविड विली का इकोनॉमी रेट भी बड़ा ज़बरदस्त है 7.42 का। क्या कहेंगे तनवीर, पहले बॉलर्स के हवाले से आप बात करें। मोहम्मद अली की 10 में 17 विकेट्स हैं, और मुल्तान में जितने मैचेस खेला तो 12-13 विकेट थी। उसके बाद आगे आप देखें विकेट्स इनकी बिल्कुल वो नहीं हुई। इब्रार का अच्छे मुझे लगा, तीसरे नंबर पे है। मैं स्पेशली ये चाहता था, और मेरे ख्याल और लोग भी ये चाहते थे कि T20 क्रिकेट या वाइट बॉल क्रिकेट में ये लड़का नजर आना चाहिए, क्योंकि आई थिंक लास्ट सीजन था जिसमें इनको प्रॉपर चांसेस मिले नहीं थे। वाइट बॉल क्रिकेट में इस टाइप का जो बॉलर है वो हमें जरूर जो पिछले साल तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में ना शादाब से इनका वो था, मैं वही कह रहा हूँ। तो इनको ये बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वेवर्ड हो जाते हैं, जो कि इनको होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे बॉलर हैं, ठीक है। इसी तरह बॉलिंग करते रहेंगे, ये T20 बहुत अच्छे और बहुत लंबे अरसे से पाकिस्तान से खेल सकते हैं। खुर्रम, आपकी क्या राय है? स्पिनर्स भी इसमें देखें, अबरार है, उसामा मीर है, उसके अलावा अकील हुसैन है वेस्ट इंडीज का, और बाकी सारे फास्ट बॉलर्स हैं। आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उसामा की जो है ना विकेटें और होंगी, क्योंकि देखें जिस तरह की कराची में पिचेज हैं, एक तो स्लो है, और अगर जिस तरह का मैच हमने देखा होगा 2 दिन पहले, जहाँ गेंद ग्रिप हो रहा था, कल उसने 2-3 विकेटें ली। अगर उस तरह पिच हो गई दोबारा, तो ये 2-3 स्पिनर दिख रहे हैं ना, ये सारे डिफरेंस डाल देंगे फास्ट बॉलों के बीच में, क्योंकि फास्ट बॉलों को इतनी हेल्प नहीं मिल रही। और फास्ट बॉलर इस तरह के बीच में 90% अपने दिमाग की वजह से भी थोड़ा सा कि यार मुझे बचना है, मार ना लगे, बाउंड्री के बगैर बॉल। अभी अकील हुसैन को मिलेगा मौका, अबरार को मौका मिलेगा, अबरार उसामा और अबरार जो है ना, उसामा खैर बड़ी स्मार्ट थ्रू आउट टूर्नामेंट में सबसे अच्छी जो बॉलिंग की ना, अच्छे एरियाज में उसामा ने की है। ये नहीं इसलिए नहीं कि 21 आउट है, उसने बॉलिंग भी अच्छी की। तनवीर, कैसे देखते हैं जो इनका मुकाबला होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोयटा से, उसमें स्पिनर्स के दरमियान मुकाबला होगा? क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो अपना आखिरी मैच था पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 329 रन चेस कर, मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 329 रन चेस करते हुए जीता था। देखिए, वो तो मैंने आपसे एक बात की थी कि मुझे ऐसा लगता है कहीं शायद इफ्तिखार से उन्होंने बॉल नहीं करवाई, जिसकी वजह से मनरो ने रन किए। लेकिन कोयटा को एज है, उनके स्पिनर्स अच्छे हैं। लेकिन इस्लामाबाद के स्पिनर देखें ना, शादाब की 10 विकेटें, और फिर उसके बाद 4 विकेटें, इमाद वसीम की 9 मैचों में, और आगा सलमान की भी 9 मैचों में सिर्फ 2 विकेटें। तो स्पिन बॉलिंग का शोबा इतना मजबूत नजर नहीं आ रहा है इस्लामाबाद। कंपैरिजन अगर इनसे करें ना, कोयटा की टीम के स्पिनर ज्यादा अच्छे हैं। अकील हुसैन है, अबरार है। अब देखना ये उस्मान तारिक जो है, ये फिर कोई बैन वैन ना लग जाए इनके ऊपर। मैच तो खेले आज, लेकिन फिलहाल उन्होंने भी बॉलिंग जो अबरार की जगह 15 है, अकील हुसैन की 13 और उस्मान तारिक की 2 विकेटें। नहीं, 2 है, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसी बॉलिंग कर रहा है कि आप इतनी आसानी से। इकोनॉमी रेट उनका कम है, 6.7 का है। आज जो उसने चार्ल्स ने जो उनको मारा है, उससे इकोनॉमी रेट बढ़ा है। बॉलिंग बुरी नहीं कर रहे, तो इनकी जो स्पिन अटैक वो अच्छा है।
लेकिन मैं अभी भी बोलूंगा इस्लामाबाद की टीम स्ट्रगल कर रही है, उस तरह रन्स नहीं कर रहे, कोयटा के आगे फंसेगी। आप क्या कहते हैं खुर्रम? ये प्लेइंग 11 जिसकी अच्छी होगी ना, मैं स्टिल पहले दिन से एक लफ्ज बोल रहा हूँ, जिसकी 11 बाबर ने अच्छी 11 खिलाना शुरू की है तो वो जीतना शुरू हुआ है। और तो तनवीर बेन स्टोक्स जिसे कहते हैं फहीम अशरफ, वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन 2 मैच उसने जितवाए हाँ। इसमें कोई डाउट नहीं, वो लड़का आजम खान मुझे नजर आए, आजम से बहुत ज्यादा तवक्कुआत की भी जा रही थी, उस लेवल मौका भी उन्हें मिला और मुझे लगता है हो सकता है, देखें जिस तरह की वो क्रिकेट खेलता है, आगे 2 मैच है, अगर वो एक मैच भी सिंगल हैंड जिता गया तो वो बेसिकली तो इस तरह की क्रिकेट के लिए मशहूर है कि आएगा कोई 7-8 गेंदों पे 4-5 छक्के मार के मैच जितवा देगा। आपकी क्या राय है? देखिए हमारे सामने एग्जाम्पल रोवन पावल की है, उससे बड़े छक्के तो कोई नहीं मारता ना, वो तो मैंने तो बोला था उसको पिच पे खड़े होकर बल्ला भी फेंकेगा सीधा रो के पास चला जाएगा। उसने सेंसिबल इनिंग खेल के बताई हमें कि भाई टीम फंसी हुई है, मैं आराम से खेल रहा हूँ। अब मुझे एक चीज बताएं, कल के मैच में 1 छक्का लगा है टोटल, ठीक है? जो किसका? कोयटा का और मुल्तान का, पेशावर का, जो पेशावर का, अच्छा पिछला मैच, ठीक है, 1 छक्का लगा सिर्फ उसमें, सही है। अब मुझे एक बात बता, रोवन पावल ने 30 रन किए, 18-20 बॉल, वो उसने 1 छक्का नहीं मारा उसमें, सेंसिबल बैटिंग की। तो मेरा सिर्फ आजम का कहने का मेरा मकसद ये है कि भाई आप पोटेंशियल है उसमें, आप सिर्फ दुनिया में ये मत बताओ कि मैं 5 ओवर का प्लेयर हूँ, 3 ओवर का प्लेयर हूँ, 12 बॉलों वो तो टीमें उसको भेजती इस तरह से है ना कि आखिरी 5 ओवर से मिले। क्यों रोवन पावल की मिसाल दी? क्योंकि वो भी इसी टाइप का प्लेयर है, लेकिन वो सेंसिबल खेल के भी रन करता है। पोलार्ड कितनी एग्जांपल हमारे सामने, कराची किंग्स के लिए कितने मैचेस में उसने सेंसिबल इनिंग खेली, आखिरी 2-3 ओवर में उसने मारना शुरू किया, वो अपने रन सारे कवर कर लिए, बॉल्स भी कम हो गई और रन्स भी ज्यादा हो गए। तो ये चीज आजम को करने की जरूरत है। इस पीएसएल में 2-3 मैच ऐसे उसको मिले थे कि आप आराम से सेंसिबल खेलते और आप जितवा सकते थे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और इस ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ आएंगे, मजीद डिस्कस करेंगे एचबीएल पीएसएल 9 के हवाले से। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर्स खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एचबीएल पीएसएल 9 में जो पीएसएल 9 में 34 मैचेस खेले जाने थे, 30 मैचेस हो चुके हैं, फाइनल समेत 34 मैचेस होने थे। अब 4 मैच बाकी रह गए, नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे और देखते हैं कि कौन सी टीम फतह का ताज अपने सर पर सजाने में कामयाब होती है। इस एचबीएल पीएसएल 9 में जब हम अपने प्रोग्राम कर रहे थे एक्सप्रेस न्यूज़ पे, तो लोग कॉल्स करके गैर मुल्की क्रिकेटर्स के हवाले से बात कर रहे थे। कई गैर मुल्की क्रिकेटर्स आए चले गए, कई नहीं आए। जो ड्राफ्टिंग हुई उस ड्राफ्टिंग में भी कुछ के नाम थे लेकिन वो पीएसएल में हिस्सा लेने नहीं आए। आपको इस हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने देखा, शर्फिन रदरफर्ड भी चले गए वापस और एलेक्स हेल्स के हवाले से भी इत्तलात हैं कि एलेक्स हेल्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। कई खिलाड़ी थे जो आए और चले गए। खुर्रम, इसमें इस पैकेज में जो नज़र आया कि सबसे ज़्यादा नुकसान लगता है लाहौर कलंदर्स को हुआ। उन्होंने जो ड्राफ्टिंग में जिन प्लेयर्स को लिया वो आ ही नहीं सके। हाँ, ये थोड़ा सा हुआ, अफसोस भी हो रहा है क्योंकि देखें लीग सारी डिस्टर्ब हो गई। खराब तो नहीं कहूँगा, डिस्टर्ब हो गई। टीमों ने कॉम्बिनेशन बनाया, वो प्लेयर अवेलेबल थे, फिर एकदम से वो अवेलेबल नहीं हुए, किसी को एनओसी नहीं मिली, कोई इंजर्ड हो गया, तो ऐसा प्लेयर खास तो लाहौर को ज़्यादा डैमेज हुआ। जैसे लास्ट ईयर कोयटा को हुआ था, असरंगा उसको इंजरी थी, फिर उसको एनओसी का कोई शायद मसला हो गया था, वो नहीं आया था, वो बिल्कुल ही उस पर डिपेंड कर रहे थे। तो टीमें कॉम्बिनेशन बनाती हैं, मगर ड्राफ्ट में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, जो 100% अवेलेबल है ना उसका नाम कंसीडर करें। सही, क्योंकि लीग खराब हो रही है। क्या कहेंगे आप? जो खुर्रम की तजवीज़ बहुत अच्छी है कि अगर आप 100% कंफर्म है तो फिर आप आए ना, वरना फिर आधा आए। ये भी नहीं होना चाहिए कि 4 मैच के लिए अवेलेबल है। हाँ, क्या कहेंगे आप? आईपीएल में तो ऐसा नहीं होता। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, वहाँ नहीं होता। लेकिन जो अवेलेबल था इमरान ताहिर 2-3 मैचेस के लिए, आपने उसको तो खिलाया नहीं, आपने उसको पैसे दे दिए, उसको खिलाया नहीं। विल स्मिथ को भी नहीं खिलाया। विल स्मिथ जो अवेलेबल थे उनको भी तो खिला लो ना कम से कम, वो ठीक है। हाँ। फिर जो हैं उनको तो खिलाओ कम से कम, वो भी नहीं खिलाया। ठीक है भाई, अगर आपके जो प्लेइंग 11 सही नहीं है तो इनको खिला के देखो ना, शायद इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती, आपकी प्लेइंग 11 भी बन जाती। देखें, आपकी जब टीम जीतती है ना, उस जीतने के बाद आप अंदाजा लगा लेते हैं कि यार ये टीम हम लेके चलेंगे या नहीं चलेंगे, क्योंकि ये लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी बात,
श्रीलंका के 2 दफा हो चुका है प्लेयर्स ने एनओसी उनको नहीं मिली, लास्ट ईयर भी आई थिंक हुआ था, इस दफा भी हुआ था। राजा पक्षे को भी नहीं मिली। फिर कोशिश ये करें या एक दिमाग में एक चीज बिठा ले, मेरे दिमाग में अगर आ गई है तो फिर आपके दिमाग में भी आनी चाहिए कि जहां पे आईपीएल नहीं, जहां पे आईपीएल हो रहा है नजदीक, तो फिर जो एनओसी नहीं क्रिकेट बोर्ड किसी को दे रहा तो आप उन प्लेयर्स को जरा अवॉइड करें। देखिए ये बात याद रखें कि आईपीएल के नजदीक जो भी क्रिकेट होगी इस किस्म के प्रॉब्लम्स हमें आएंगे। अब आपको पूरे सीजन के लिए वो प्लेयर्स मिलेंगे जो ना कंटिन्यू खेलते हैं अपनी टीम की तरफ से, या उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी ज्यादा नहीं होंगी। वो अगर अवेलेबल, आप देख ले ड्राफ्ट में कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, ये पाकिस्तान पीएसएल में ही कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी नाम इतने नहीं है लेकिन उस ज्यादातर ड्राफ्ट में थे। तो ये वजह है, ठीक है। पैसा तो मैं बार बार बात करता हूं, वो तो है ही इंपॉर्टेंट, उसके बगैर तो आपको हो नहीं सकता। लेकिन टीम में सिर्फ वही अच्छी होती हैं कि जब आपको माइंड में आपके है कि यार अगर हम किसी को लेते हैं और नहीं आज आएगा, उसके बाद हमने क्या कॉम्बिनेशन बनाना है। मुझे जहां तक, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे एक चीज पता चली थी कि अकील हुसैन की शायद लाहौर कलंदर उसको उठा सकता था, लेकिन बाद में पता चला कि जी एहसान बट्टी हमारे पास, तो अकील हुसैन को क्या लेना। नहीं, फॉरेन प्लेयर्स तो कितने 4 लेने होते हैं ना। नहीं अकील, मुझे जहां तक थोड़ा था कि अकील हुसैन का शायद ऑप्शन आया था उनके पास, तो उन्होंने शायद एहसान बट्टी की वजह से उन्होंने जाने दी कि हमारे पास वो है, तो वो फिर कोयटा के पास चला गया। खुर्रम, आपकी क्या ओपिनियन है, जो गैर मुल्की क्रिकेटर आते हैं, पूरा नहीं खेलते, चले जाते हैं, या शुरू में अवेलेबिलिटी शो करते हैं, बाद में? इकबाल भाई, मैं बोर्ड से बड़े हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ना सीरियस स्टांस लें कि जो प्लेयर पूरा सीजन अवेलेबल होगा उसको रखें, वो हम कंसीडर करेंगे ड्राफ्ट में। देखिएगा आप कितना फर्क पड़ेगा। सही है, पैसे कम है, 10 चीजें, मगर लीग हमारी बहुत अच्छी ब्रांड है और हम इस चीज को प्राउडली ओन करते हैं। हमारी लीग खराब हो रही है, टीमों का कॉम्बिनेशन खराब हो रहा है, मैच इतने अच्छे हो रहे हैं। अब वेंडर ड्यूसन इतनी अच्छी फॉर्म में था, लाहौर स्ट्रगल कर रही थी, अब वो 6 तारीख के बाद चला गया। अब वो बताया ना, वो टीम का कॉम्बिनेशन पहले स्ट्रगल कर रही है, एक इंजर्ड हो गया, फिर एक वीजा था वो भी अनफिट हो गया, फकर की फॉर्म नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें देखती है टीम में। ये बोर्ड से रिक्वेस्ट है, इस चीज को सीरियस स्टांस ले और कंसीडर उनको करें। आप क्या कहेंगे? जो अवेलेबल। देखिए उसमें एक रीजन भी है, ये चीजें करना भी जरूरी है। हर प्लेयर आप ऐसा मत उठाओ कि जो अवेलेबल ही ना हो पूरे सीजन के लिए, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ऐसे प्लेयर लेने पड़ेंगे, बेशक जो 4 मैच की 5 मैच के लिए 6 मैच के लिए, लेकिन पहले पता हो ना हमें। ये ना हो कि आपने साइन कर लिया पूरे सीजन के लिए। मैं आपको थोड़ी सी मैं क्लियर कर देता हूँ इकबाल भाई, इसमें एक चीज ऐड कर लूं। देखिए हमने पीएसएल के लिए कुछ बड़े प्लेयर्स भी उठाने हैं। ठीक है, अपनी एक पीएसएल पहले हमने उठाए थे ना, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आए थे शुरू में। एचबीएल पीएसएल में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आए थे सर। जब एचबीएल पीएसएल, देखिए एचबीएल पीएसएल जब उस टाइम हुआ था ना, हमने बड़े बड़े प्लेयर उठाए थे, उस टाइम आपके अराउंड लीग्स नहीं थी। अब हो सकता है उससे फर्क पड़ा है बहुत, लेकिन हमने ऐसे प्लेयर्स भी उठाने, बेशक 4-5 मैच के लिए आ रहे हैं, हमने अपनी लीग्स की वैल्यू बनानी, लेकिन उसके अलावा सारे मत उठा लो 4-4 5-5 मैच। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम प्रोग्राम के एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो कल मैच खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, दोनों टीमों के बैट्समैनों की कारकर्दगी भी आपको दिखाएंगे और खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद से मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। प्रोग्राम जोश जगादे में आखिरी ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। अब तो एचबीएल पीएसएल अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। कल मैच खेला जाने वाला है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स की टीमों के दरमियान। हम दोनों के फास्ट बॉलर्स के हवाले से देखते हैं कि फास्ट बॉलर्स में किसकी कारकर्दगी अच्छी रही। अगर आप नज़र डालें फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी पर तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। चार्ट पर अगर आप नज़र डालें मुल्तान सुल्तान्स की, तनवीर आप बताएं कि 17 विकेटें मोहम्मद अली, डेविड विली की 13, फास्ट बॉलर्स की बात करें अब्बास आफरीदी की 12, क्रिस जॉर्डन की 4, आफ्ताब इब्राहिम 3 मैच खेले, शाहनवाज दहानी जिनके बारे में कल एक प्रोग्राम में सवाल भी हुआ था हमसे, उन्होंने 4 मैचों में 1 खिलाड़ी को आउट किया। एक्सपेंसिव है बहुत ज्यादा दहानी, इकोनॉमी भी उनका जो है वो बहुत ज्यादा, 4 मैचेस में सिर्फ 1 आउट किए हैं। कहीं ना कहीं रीजन तो नजर आ रहा है ना कि उनको मैच नहीं जो है वो दिया जा रहा। लेकिन ये है कि अगर आप को इतना ज्यादा कंसीडर किया जाता है तो फिर आप अपनी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो उस पर फोकस रखें। और नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं।
आजकल के दौर में इकबाल भाई ये जो 8-8, 7-7 का जो इकोनॉमी है ना, मेरे ख्याल में ये काफी मेरे हिसाब नहीं, काफी भी कह सकते हैं, बुरा भी नहीं, बेहतर है। हाँ, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा मारने लगने लग गई है, तो मेरे ख्याल में अच्छी परफॉर्मेंस है। खुर्रम, अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की बात करें, ये तो हमने मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग दिखाई, अगर पेशावर ज़ल्मी के फास्ट बॉलर्स को आप देखें तो आप समझते हैं ल्यूक वुड की सबसे ज़्यादा 11 विकेटें और फिर 9 विकेटें हैं इकबाल भाई नवीनुल हक की जो जा चुके हैं। हाँ, अभी आप पैकेज में ही देख रहा था, अभी आपने ही बताया, अब देखा ना नवीद भी चला गया। नवीन जो है इन पे अब जिस तरह की आखिरी दोनों मैच में उसने बॉलिंग की है, बहुत अच्छी बॉलिंग है। शुरू में थोड़ा वेवर्ड था, ऑफ कलर थे, मगर अभी लास्ट दोनों मैच उसने बहुत अच्छी बॉलिंग। सलमान इरशाद को नहीं खिलाया बाद में उन्होंने, अब वो खेलेगा, अब वो खेलेगा नवीन के जाने की नवीन, अब जगह बनती है, अब वही वाली बात। और आमिर जमाल का क्या होगा? देखें वो 6 मैचों में 4 विकेटें। उसको बाबर अच्छी चीज है, प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बन सकता है, उसको एज ए कंसीडर कर रहा है वो पार्ट टाइमर बैट्समैन के, हम उसको 6 नंबर 7 नंबर पे एज ए बैट्समैन भेजें कि यह हिट मारने का टाइम हो तो आपको 10 की एवरेज आप जाओ, हो सकता है 5 पे ही भेज दे, मगर उसको आप देखें अब बॉल इतना खुले फ्री हैंड नहीं दे रहा, बीच में दे रहा जब फील्ड खुली हुई होती है। 10वें ओवर में जब बैट्समैन ना स्ट्राइक रोटेट कर रहा होता है, ये उस बीच में बाबर इसे ओवर करवाता है ताकि इसको हिट के चांसेस कम हो। ऑप्शन उसका भी है, एक मैच खेला है खुर्रम शहजाद, उसको खिलाया नहीं ना एक मैच में, एक मैच में उसने 2 आउट किए हैं और उसने बॉलिंग अच्छी की। अब मुझे नहीं पता कि सलमान इरशाद खेलता है या खुर्रम शहजाद खेलता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि सलमान इरशाद ने बहुत ज्यादा मार खाई है। ठीक है, तो अगर स्पिनर्स पे देखें, आरिफ याकूब जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी और फिर उसके लाहौर के खिलाफ वो कहाँ चले गए? 8 विकेटें उन्होंने लाहौर के खिलाफ मैच में 27 रन देकर 5 आउट किए थे, लेकिन 4 मैचों में 8 हैं। पेशावर के स्पिनर्स की बात करें और इनमें तो साइम अयूब अच्छे रहे, 9 मैचों में उन्होंने 6 विकेटें ली हैं, 3 विकेट। नहीं, अभी इकबाल भी देखा जाए कॉम्बिनेशन बाबर ने सेट कर लिया है, अभी आरिफ की जगह नहीं बननी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेहरान बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहा है, साथ साइम बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि साइम नया बॉल कर रहा है और बीच में अगर थोड़ी बहुत पिच सपोर्टिव होती है तो उसके 4 ओवर बड़े क्रूशल होते हैं। आपकी क्या राय है? आरिफ याकूब को बस उसके बाद तो उन्होंने नहीं खिलाया, लेकिन इन स्पिनर्स को देखते हुए कि साइम अयूब अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मेहरान मुमताज जिनके लिए आप दोनों कहते थे उन्हें मौका मिला है, नहीं स्पिनर में मुझे नहीं लगता कोई चेंजिंग्स होंगी, मुझे नहीं लगता। ठीक है, जो है वही लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है टीम जीत रही है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेहरान मुमताज को मेरा एक मैसेज ये है कि आपने जो लास्ट मैच में बॉलिंग की है ना, वैसी करें, वैसी ना करें, क्योंकि उससे पहले जो आपने बॉलिंग की बहुत अच्छी की और लास्ट मैच में आपकी मतलब की विकेट थी, उसमें आप अच्छी बॉलिंग। अच्छा, लेकिन खुर्रम अगर हम इधर देखें सब टॉप विकेट टेकर जो अगर मुल्तान सुल्तान के, तो स्पिनर्स ने कमाल किया है ना, खासतौर पे जो उसामा मीर ने 21 विकेट। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है फैसल अकरम को 2 ही मैच खिलाए, फैसल अकरम को खिलाना चाहिए क्योंकि कराची में स्पिनर को सपोर्ट मिल रही है, मगर वो जिसको कंसीडर कर रहा है रिजवान एज ए ऑलराउंडर। अब अच्छा, रिजवान की जो ऑलराउंडर की अप्रोच है ना वो कुछ और है, वो इफ्तिखार देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आखिरी के 3 ओवर में जो छक्के मारने की सलाहियत रखता है ना, वो बेसिकली जॉर्डन, उसको वो एज ए ऑलराउंडर ले रहा है, इसलिए खिला रहा है। वो शुरू के मैच नहीं खेला है, बेंच पे शुरू से बैठा था, एकदम से आखिरी 4 मैच खेला है। फिर विली, उसके साथ में उनके साथ ये उसामा मीर भी, डेविड विली भी बैटिंग कर लेता है, अच्छी खासी बैटिंग करता है, काउंटी में ओपनर जाता है सर, वो बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत जबरदस्त। तो उसकी अप्रोच कुछ और है। तो अब ये देखना है कि फैसल इकराम को, ये अकरम को जगह देते हैं या नहीं देते, क्योंकि मगर कराची में स्पिन को सपोर्ट, मुझे तो नहीं लगता इतने इंपॉर्टेंट मैच में फैसल अकरम को खिलाए। देखिए, वही हम बात कर रहे थे ना कॉम्बिनेशन की, अब उसने जब जॉर्डन को खिलाया उसने परफॉर्म किया, वो विली को खिला रहा है, वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कैचेस भी ले रहा है जॉर्डन, आप देखें। फिर उसके बाद अब्बास अफरीदी को खिला रहा है। देखिए, अब्बास अफरीदी पिछले साल टॉप विकेट टेकर था। अब्बास अफरीदी पता किस टाइप का बॉलर है, वो मार भी खाएगा ना, कप्तान बोलेगा इसको खिलाओ, क्योंकि वो जो स्लो वन यॉर्कर, वो जो एंड में आके करता है ना, वो मार खाता है। आप देखिएगा वो किसी टाइम जब मार खाता है तो बहुत ही खाता है, ठीक है, लेकिन अच्छी करता है तो बहुत ही अच्छी करता है, विकेट भी लेता है, तो उस वजह से भी आप उसको देते हैं चांस। एक चीज मैं थोड़ा सा ये समझता हूं कि अगर आप इफ्तिखार से भी अपनी बॉलिंग कहीं ना कहीं कराते रहे ना, क्योंकि जाहिर सी बात है उसामा मीर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके 21 आउट करके अकेले ही, उसके साथ कोई स्पिनर नहीं है। सही, ठीक है। अब जिस तरह एक मैच में 68 रन हो गए थे, तो कहीं ना कहीं इफ्तिखार को भी यूटिलाइज वापस आया ना कम। आखिरी जुमला आप बताइए, फिर मैं क्लोजिंग करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि इनको चाहिए, तनवीर भाई सही कह रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, थोड़ा हेल्प होता है, मगर उनका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बना हुआ है ना ओडिशा, क्योंकि अब्बास अफरीदी सर अगर देखा जाए एक पैकेज है, वो बैटिंग में हिटे मारता है। ठीक है, लास्ट ईयर उसने एक मैच जितवाया था
अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की टीम मध्य मुकाबिल होगी मुल्तान सुल्तान्स के कल नेशनल स्टेडियम कराची में। पहला प्लेऑफ है, जो टीम भी जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी और जो टीम हारेगी उसके लिए फिर भी एक चांस रहेगा, क्योंकि एलिमिनेटर में क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में से जो टीम जीतेगी वो कल का मैच जो भी टीम हारेगी उसके मध्य मुकाबिल आएगी। एक मरतबा फिर इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। HBL PSL 9 के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में मिर्ज़ा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।